नमस्कार साथियों, दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसके तहत हमने फर्स्ट यूनिट जो चालू किया था, उसमें अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सब्सिडी है ना। सब्सिडी के बारे में हमने सब्सिडी कितने कितने प्रकार की होती है, उसके क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कृषि सब्सिडी क्या होती है, इन सब के बारे में हमने अभी तक क्या है समझ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या टॉपिक होने वाला है कि WTO सब्सिडी क्या होती है। WTO के संबंध में जो कृषि सब्सिडियां होती हैं, WTO के द्वारा जो कृषि सब्सिडी के अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। और उसके बाद हम आज से ही एक नया टॉपिक चालू करेंगे। क्या है वो? फूड सिक्योरिटी। क्या है आपका? खाद्य सुरक्षा। ठीक है, फूड सिक्योरिटी आज से चालू करेंगे। पर इन सब कामों को करने के पहले आपको जो पिछला कल का प्रश्न दिया गया था उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसका क्या मॉडल आंसर होना चाहिए, उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कल, ये आयोग द्वारा पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, पर आपने चूंकि यहाँ पे पढ़ लिया है सब कुछ, तो आपके लिए क्या था, एक डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन था, जिसके बारे में आपने पहले से ऊपर पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से लिखना था। आपका प्रश्न था कि कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष जो अर्थ सहाय है, मतलब डायरेक्ट सब्सिडी है, उसमें क्या परेशानियाँ। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे डिटेल में ऊपर पढ़ा हुआ है, इसको आराम से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे इंट्रो में बता सकते हैं कि सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसका लगभग 20 से 22% क्या है, टोटल सब्सिडी का 20 से 22% कहाँ दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे कुछ करके बता सकते हैं आप इंट्रो में। जिसके बाद इसमें क्या सीधे परेशानियाँ बताएंगे, उत्तर बताएंगे। इसमें आप पॉइंट क्या है कोट कर सकते हैं, कौन कौन से, कि पर्यावरण को हानि पहुँचती है। पर्यावरण को हानि कैसे पहुंचती है आप बता सकते हैं कि उसमें मृदा को नुकसान पहुंचता है, रसायनों से क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और भूजल स्तर कम होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पे बता सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा फसल पैटर्न विकृत होता है। फसल पैटर्न विकृत कैसे होता है? क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए सब्सिडी ज़्यादा देंगे उस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा। मतलब गेहूँ और चावल के लिए सब्सिडी ज़्यादा देने से फसल पैटर्न क्या हो गया, बाकी चीज़ों के लिए, बाकी फसलों के लिए, मतलब दलहन तिलहन फसलों के लिए, वाणिज्यिक फसलों के लिए खराब हो गया। ठीक है, तीसरा मोटे अनाजों की उपेक्षा हुई। अब जो पोषक तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसमें विद्यमान होते हैं? मोटे अनाजों में ही होते हैं। ठीक है, कौन से? ज्वार, मक्का, रागी, बाजरा, इन सब चीज़ों में। ठीक है, पर उनकी क्या की गई, यहाँ पे उपेक्षा की गई। विद्युत की खपत में वृद्धि हुई। अब सरकार ने विद्युत बिल पे क्या दे दी? सब्सिडी दे दी, बहुत ज़्यादा छूट दे दी। ठीक है, उससे क्या हुआ? विद्युत की खपत बढ़ी। विद्युत की खपत बढ़ने से क्या हुआ? जल का दोहन बढ़ा। ठीक है, जल का दोहन बढ़ने से क्या हुआ? आपका भूजल स्तर कम हुआ। तो ये पॉइंट आप वहाँ बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा भूजल दोहन वाला ही, भूजल अति दोहन वाला ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो कनेक्टेड पॉइंट हो गया। आगे इसमें जो पॉइंट आप बता सकते हैं वो क्या है कि जो सब्सिडी दी जा रही है उससे क्या होता है? भूमि की उर्वरता में कमी आती है। भूमि की उर्वरता में क्यों कमी आती है? क्योंकि उर्वरकों में क्या है, उर्वरकों के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है तो उसका अंधाधुंध प्रयोग होता है, और उस अंधाधुंध प्रयोग से उर्वरता क्या होती है? कम होती है। उत्पादकता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और आखिरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो समस्या क्या है, परेशानी क्या है, कि कृषि के अवसंरचना क्षेत्र में निवेश कम होता है। ठीक है, कृषि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश कम होता है। तो इस तरीके से आप परेशानियां बता सकते हैं। 50 से 60 शब्द में ये सभी कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास समय बचता है, स्पेस बचता है, तो आप एक कंक्लूजन जोड़ सकते हैं जिसमें आप एक सुझाव देंगे, क्या, कि कृषि क्षेत्र में गैर मेरिट सब्सिडी को कम करते हुए मेरिट सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये एक सुझाव दिया जा सकता है वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं आज के आपके टॉपिक में। टॉपिक है आपका WTO और कृषि सब्सिडी। ठीक है, तो अब क्या है, WTO जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है उसको WTO ने अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से बॉक्स हैं वो? ग्रीन बॉक्स है, हरा बॉक्स, ठीक है, दूसरा क्या है, ब्लू बॉक्स है, तीसरा क्या है, अंबर बॉक्स है, और चौथा क्या है, रेड बॉक्स है। कौन सा? रेड बॉक्स। ठीक है, तो इन सभी बॉक्सेस को हम समझते हैं किसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन बॉक्स। देखो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी तो जो दी जाती है, ये कृषि के क्षेत्र में जो जो अनुसंधान होता है, जो आपदा प्रबंधन के लिए काम किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान, आपदा राहत आदि क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है, कृषि के क्षेत्र से ही जो संबद्ध चीज़ें हैं ये। ठीक है, कैसे? पर्यावरण संरक्षण हो गया,
स्थानीय विकास हो गया, ठीक है, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट जो हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जो हो रहे हैं, चाहे निजी अनुसंधान हो, चाहे सार्वजनिक अनुसंधान हो, जैसे हमारे यहाँ पे कौन कर रहा है, सार्वजनिक अनुसंधान ICAR कर रहा है, और जो बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज वो कर रही हैं। इसके अलावा आपदा राहत है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो खर्चा किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। इसका महत्व किस चीज़ में है कि इसकी वजह से व्यापार में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। व्यापार में विकृति उत्पन्न होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक सामान्य व्यापार चल रहा होता है उसके आयात निर्यात में कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब्सिडी की वजह से, ठीक है। उनकी कीमतों में, फसलों की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब्सिडी की वजह से, ठीक है। जिस कारण इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, इस कारण इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण प्रतिबंध नहीं है, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। ये जो ग्रीन सब्सिडी होती है ये सभी देशों द्वारा दी जाती है अपने देश के कृषकों को, ठीक है। आगे चलते हैं, आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या होती है इसको देखते हैं। तो देखो, ब्लू बॉक्स सब्सिडी का जो संबंध है मुख्यतः किससे है, विकसित देशों से। किससे है, मुख्यतः विकसित देशों से है, ठीक है, बड़े देशों से है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि इस बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो अच्छे से आप थोड़ा सा कि किसान जो है वो फसलों का उत्पादन कर रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर होता क्या है एग्जैक्टली कि उसकी लागत क्या है, बहुत बढ़ जाती है। लागत मूल्य अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उस वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ेगा। लागत मूल्य बढ़ेगा मतलब कृषक पे जो भार आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो लागत मूल्य अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उसका क्या है, बाजार मूल्य बढ़ेगा वस्तु का। बाजार मूल्य बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आपकी वस्तु, पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर किसान की वस्तु क्या है, दूसरे देश के कंपेरिजन में कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे सरकारें क्या करती हैं, विकसित देशों की सरकारें, कि वो किसान के लागत मूल्य को कम करती हैं। किसान के लागत मूल्य को कैसे कम करेंगी, तो मान लो कोई किसान है जो 1 एकड़ में 1000 रुपये खर्च कर रहा है साल भर में, ठीक है। तो क्या करेंगी, वो उसको सब्सिडी दे देंगे, कितने की, 400-500 रुपये की, जो भी है, मान लो 400 रुपये की दी, तो अब किसान का जो लागत मूल्य उसमें हुआ मात्र कितना हुआ, 600 रुपये। बाकी 400 रुपये उसमें क्या दे दी गई, सब्सिडी दे दी गई। तो अब क्या होगा अल्टीमेटली, तो उसका जो मार्केट रेट है, मार्केट प्राइस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्केट प्राइस कम हो जाएगा तो उसको क्या है, वो आसानी से निर्यात करेंगे दूसरे देशों में और वहां सस्ते दामों में बेचेंगे। सस्ते दामों में बेचने की वजह से क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इसको, अब इस पॉइंट को फिर से और थोड़ा डिटेल में समझो कि अब क्या है, चाइना को यहाँ उदाहरण में रखते हैं हम, ठीक है। चाइना को उदाहरण में रखते हैं। चाइना में क्या है, फसल उत्पादन हो रहा है, लागत मूल्य ज़्यादा जा रहा था, तो वहाँ की सरकार ने अपने किसानों को क्या दे दिया, सब्सिडी दे दी, ताकि उनका क्या है, लागत मूल्य कम हो सके, ताकि अल्टीमेटली बाजार मूल्य फसल का क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। इससे क्या हुआ, उन्होंने चावल का उत्पादन किया, लागत मूल्य कम हुई, बाजार मूल्य कम हुआ, उसका उन्होंने निर्यात किया। कहाँ निर्यात किया, भारतवर्ष में निर्यात किया, भारत में निर्यात किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चावल आ रहा है, चाइनीज चावल आ रहा है, जो वो भारतीय चावल के कंपेयर में, भारतीय चावल की उसमें तुलना में बहुत ही सस्ता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो चावल सस्ता रहेगा उपभोक्ता उसको खरीदेगा। क्यों, क्योंकि जो गरीब और मध्यम वर्गीय वर्ग होता है उसको क्वालिटी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है जितना क्या ध्यान होता है उसमें, उसके प्राइस में ध्यान होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारा जो चावल है यहाँ का लोकल चावल, वो क्या हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ चाइनीज चावल चलेगा, ठीक है। तो ये होता है, इसकी वजह से ब्लू बॉक्स सब्सिडी की वजह से विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको समझते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस बॉक्स के तहत उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों के उत्पादन लागत में क्या है, कमी लाती है, यह सरकार द्वारा दी जाती है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिटेल में समझा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इससे क्या है, ये विकृति में कमी आती है इससे, ठीक है। ये क्या है, बाजार विकृति में कमी हेतु दी जाती है, ठीक है। बाजार विकृति ये उत्पन्न करती है और विकसित देशों में इसको क्या नाम दिया जाता है, घरेलू समर्थन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है आपको। तीसरा जो आता है अंबर बॉक्स सब्सिडी, इसका संबंध मुख्यतः किससे होता है, विकासशील देशों से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विकासशील देशों से है, पर मुख्यतः विकासशील देशों से, ठीक है। इसके तहत क्या है, इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा जितनी भी सब्सिडी होती है उन सबको रखा जाता है। आपने ब्लू में क्या समझ लिया और ग्रीन में से क्या समझा। ग्रीन में आपने क्या देखा कि वहाँ पे कृषि अनुसंधान, कृषि विकास, इन सब चीज़ों के लिए जो दी जा रही है, पर्यावरण संरक्षण, वो क्या है, ग्रीन में आ गया। आपने घरेलू समर्थन के नाम पे जो ब्लू बॉक्स के तहत दी जा रही है उसको आपने देख लिया। तीसरा आता है इन दोनों के अलावा, तीसरा एक बॉक्स होता है जो इन दोनों में शामिल नहीं होगा, ग्रीन और ब्लू में, उसको अंबर में रखेंगे, ठीक है। अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझो तो यहाँ सरकार द्वारा क्या किया जाता है,
कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी का निर्धारण और कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता। ठीक है, अब सरकार हमारे यहाँ पे क्या देती है, एमएसपी देती है, डायरेक्ट किसानों को ये क्या है, धन हस्तांतरित होता है। ठीक है, और दूसरा सरकार हमारे यहाँ पे क्या देती है, किसानों को डीबीटी देती है, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देती है। ठीक है, डीबीटी के द्वारा से, जैसे क्या है, अभी किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में तो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, 6,000 प्लस 4,000, 10,000 रुपये मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार क्या है, आर्थिक सहायता देती है। इन आर्थिक सहायताओं की वजह से व्यापार में अत्यधिक विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, व्यापार में अत्यधिक विकृति उत्पन्न होती है। अब ये आर्थिक सहायताएं जो है किस किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, फर्टिलाइजर, बीज, विद्युत, सिंचाई, इन सब चीज़ों से क्या है, संबंधित होती हैं, जिससे व्यापार संतुलन क्या होता है, आपका विकृत होता है। ठीक है, और इस व्यापार संतुलन के विकृत होने की वजह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा क्या है, सामान जो है वो है, उत्पाद जो है सस्ता हो जाता है। पर इससे दिक्कत क्या जाती है, इससे दिक्कत क्या जाती है, जो वो होते हैं एफटीए होते हैं, एफटीए का क्या हो जाता है, एक तरीके से यहाँ पे उल्लंघन होता है। एफटीए मतलब कहता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नियमों का उल्लंघन होता है, डब्ल्यूटीओ के जो नियम हैं उनका यहाँ पे उल्लंघन होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस कारण क्या है, विकसित देशों को अंबर बॉक्स सब्सिडी से क्या है, दिक्कत जाती है। अब चलते हैं रेड बॉक्स सब्सिडी में ये क्या होती है। तो देखो, रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है, तो ब्लू ऊपर के बॉक्स में जो भी सब्सिडी थी अंबर के बॉक्स में, अगर उनको भविष्य में समाप्त किया जाता है तो उनको रेड बॉक्स में डाल दिया जाता है। इन पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, डोरमेंट है, सुसुप्त है, समाप्त हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये क्या था, आपका पूरा WTO सब्सिडी था। यहाँ से आज से आपका सब्सिडी का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। सब्सिडी के सभी आयाम हमने एक तरीके से कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप पुराने प्रश्न पत्र निकाल कर देख सकते हैं, उसमें सब्सिडी के जितने भी प्रश्न आज तक आए हुए हैं, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रश्न पत्र नहीं निकालेंगे तो किसी दिन प्रश्न पत्र का डिस्कशन कर लिया जाएगा। ठीक है, पुराने प्रश्नों का सभी का डिस्कशन कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, आज का नया टॉपिक जो है आपका खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक टास्क रहेगा। सबसे पहले वो टास्क क्या है, आपको SDG गोल याद करने का। ठीक है, क्या SDG गोल याद करना है आपको। ठीक है, पूरे 17 के 17 SDG गोल आपको याद करके रख लेने हैं। उसमें खास करके गोल नंबर 11 तक तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इन SDG गोल्स का आप जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इनका प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग में करेंगे रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, संदर्भ के तौर पर। ठीक है, ये आपका क्या है, आपके उत्तर का वेटेज बढ़ाते हैं। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा में आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ पे SDG गोल 2 देखेंगे। SDG गोल 2 किस चीज़ की बात करता है, ये भुखमरी का अंत करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को प्रोत्साहित करने की बात करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, खाद्य सुरक्षा, जो कहाँ मेंशनड है, SDG 2 में मेंशनड है। ठीक है, ये रहा आपका खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा यहाँ पे SDG 2 में और क्या मेंशन है, भुखमरी, सतत कृषि और बेहतर पोषण, ये चीज़ें भी यहीं पर मेंशनड है। ठीक है, अब चलते हैं खाद्य सुरक्षा को देखते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। ठीक है, तो देखो, खाद्य सुरक्षा का सामान्य अर्थ क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो कि सभी व्यक्तियों को, ठीक है, सभी व्यक्तियों को मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक, बिना किसी लैंगिक, बिना किसी जातीय, बिना किसी क्या बोलते हैं उम्र वाला भेदभाव के, सभी व्यक्तियों को सभी समय पर मतलब जब उसको आवश्यकता है तब, कितना, वहनीय कीमत पर। वहनीय कीमत मतलब जिस कीमत पर वो खरीद सके, अफोर्ड कर सके, अगर खाद्यान्न मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, खाद्य सुरक्षा बोलेंगे। फिर से समझो। ठीक है, क्या है, सभी व्यक्तियों को सभी समय पर वहनीय कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध होना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान परिभाषा है, यहाँ पे जो लिखी हुई है उसको समझते हैं। ठीक है, कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों को सभी समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि वे सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। खाद्य सुरक्षा देने का हमारा औचित्य क्या है, हम खाद्य सुरक्षा क्यों सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का सक्रिय और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकें, सक्रिय और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, अब देखो, फाओ के अनुसार क्या है, इसके 4 आयाम होते हैं। फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, रोम में है। ठीक है, रोम में है। तो उनने खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम बताए हैं। कौन कौन से, समावेशन होना चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, किफ़ायती होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले आते हैं समावेशन में। समावेशन का मतलब क्या होता है, वो सुपोषित हो। सुपोषित का मतलब ऐसा नहीं कि आप जो खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की क्या है, निम्न मात्रा हो, या क्या है गुणवत्ता उसकी खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुपोषित हो, उच्च पोषक स्तर वाला खाद्यान्न हो। ठीक है। दूसरा क्या, उपलब्धता, हर समय पर सभी स्थान पर उपलब्ध हो। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, हर समय की भी बात की जा रही है, सभी स्थानों की बात की जा रही है, तो उपलब्ध हो। तीसरा क्या है, किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हो। किफ़ायती दर मतलब एक ऐसी कीमत पर उपलब्ध हो जिसमें हर व्यक्ति खरीद सके, उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, उसमें क्या है, अधिक पहुंच और कम कीमत। ठीक है, अधिक पहुंच और कम कीमत की बात की जाती है। और चौथा पॉइंट आता है स्थिरता का। स्थिरता के तहत हम क्या बात करते हैं, सतत व्यवस्था की बात करते हैं। अब जैसे इस चीज़ को समझो कि हमारे देश में जो खाद्यान्न का वितरण होता है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, वो है पीडीएस के तहत। आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत वितरण होता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, स्थिरता, मतलब जो सतत व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। जो आपका पीडीएस सिस्टम है लगभग 60 के दशक से चालू हुआ था और आज भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लगातार मजबूत होते हुए चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले पीडीएस आया, फिर क्या आ जाएगा आपका आरपीडीएस आ जाएगा, फिर टीपीडीएस आएगा, फिर आईएमपीडीएस आएगा। ठीक है, तो आपकी व्यवस्था क्या होती गई, लगातार मजबूत होती गई, सतत बनी रही है। ठीक है, तो ऐसी ही व्यवस्था की आवश्यकता होती है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो ये क्या थे, फाओ के अनुसार आपके क्या थे, आयाम थे। अब चलते हैं खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये आपका पुराना पूछा हुआ प्रश्न है आयोग के द्वारा, उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सामान्य जो चीजें समस्याएं आपके देश में विद्यमान है, उन समस्याओं के यहाँ पे आप लिख देंगे तो आपका ये उत्तर कवर हो जाता है। ठीक है, सामान्य समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या अपने देश की एक क्या है, बढ़ती जनसंख्या। 130 करोड़ की जनसंख्या है अभी आज की तारीख में, 2050 तक में हम नंबर 1 हो जाएंगे, ऐसा यूएन का कहना है। ठीक है, तो बड़ी क्या है, बड़े स्तर से, बड़ी तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा, कुपोषण और गरीबी की समस्या है। भाई रंगराजन रिपोर्ट और तेंदुलकर रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। रंगराजन रिपोर्ट के हिसाब से 29% गरीब हैं लगभग, और तेंदुलकर रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 23% लोग गरीब हैं। ठीक है, 23% लोग गरीब हैं, तो गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कुपोषण तो है ही। तीसरी समस्या कृषि उत्पादन में अनिश्चितता है। जलवायु परिवर्तन और क्या बोलते हैं आपका मौसम में, मानसून में अत्यधिक निर्भरता के कारण क्या है, कृषि उत्पादन में अनिश्चितता रहती है। किस सीजन में कृषि उत्पादन कितना होगा, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना अब असंभव होता जा रहा है। ठीक है, चौथा, कृषि भूमि का लगातार कम होना। कृषि जोत आकार लगातार कम क्यों हो रहा है, क्योंकि नगरीकरण बढ़ रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, क्योंकि बंजर भूमि का विस्तार हो रहा है। ठीक है, इन समस्याओं के कारण क्या है, कृषि भूमि कम हो रही। कृषि भूमि कम होगी तो कृषि उत्पादन कम होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जल भराव, जल अभाव। जल अभाव मतलब पानी का स्तर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आप अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अगर आप मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ जाना है 600 से 700 फीट क्या है, अब वहाँ पे बोरिंग की जा रही, सबमर्सिबल के गड्ढे खोदे जा रहे हैं। सेम समस्या अगर आप महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विदर्भा में चले जाएंगे तो वहाँ है, आप पूरा बुंदेलखंड में चले जाएंगे तो वहाँ है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन क्या है अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कृषि जोत का छोटा आकार है। इस चीज़ को सबसे पहला लेक्चर जो था हमने समझा था, कृषि पहला और दूसरे लेक्चर दोनों में समझा था कि भारत में जो समस्याएं विद्यमान है कृषि क्षेत्र में, उसमें एक बड़ी समस्या कृषि जोत का छोटा आकार है। अगर औसतन रूप से बात करें तो कितना है, मात्र 0.1 हेक्टेयर। कितना है, 0.1 हेक्टेयर औसत जोत उपलब्ध है। अगर सभी देश की जनसंख्या से डिवाइड करें, अगर कृषकों की जनसंख्या से डिवाइड करें तो 1.15 हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या है, बहुत छोटा आकार होता है। तो एक ये समस्या है आपके यहाँ पे, इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा, आपदाओं की बारंबारता है, सूखा, बाढ़, ये सब लगातार आते रहते हैं। खाद्य पदार्थों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है, जैसे पिछली बार क्या हुआ, 2020 में टिड्डे दल का खतरा आ गया। ठीक है, इसके अलावा मोटे अनाजों की उपेक्षा की जाती है। मोटे अनाजों में पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये सब आते हैं, पर उनकी सरकारों द्वारा, किसानों द्वारा भी उपेक्षा की जाती है। सरकारों द्वारा उसमें सब्सिडी, एमएसपी कम दिया जाता है और जिस कारण किसान उनकी उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा अनाज भंडारण वितरण संबंधी समस्याएं हमारे यहाँ पे विद्यमान है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए, इन सब समस्याओं से बचने के लिए खाद्य सुरक्षा करना क्या है, बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है अगला पॉइंट, खाद्य असुरक्षा क्या होती है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का ही उल्टा क्या हो जाता है, खाद्य असुरक्षा। यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, धन नहीं है,
अगर आपके पास क्या बोलते हैं, आप उस चीज़ को, किसी चीज़ को क्या है खरीदने में सक्षम नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आप खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच नहीं हो पाएगी। और पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच ना हो पाने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे, खाद्य असुरक्षा बोलेंगे। और खाद्य असुरक्षा से जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे, भूखमरी बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि खाद्य सुरक्षा क्या है, धन या अन्य संसाधनों के अभाव में जो आपका पौष्टिक और पर्याप्त भोजन है उस तक पहुंच ना हो पाना है, और उस पहुंच ना हो पाने की वजह से क्या होता है, उस स्थिति क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, आपका भूखमरी की एक नई समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है इसको हम कैसे क्या है बनाए रखें, या खाद्य सुरक्षा कैसे अपने देश में स्थापित कर पाएँ, प्राप्त करें। तो सबसे अच्छा माध्यम है कि कृषि क्षेत्र का आप विकास कीजिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ोतरी कीजिए। उसमें जो जीडीपी वृद्धि दर होनी चाहिए औसतन कितनी होनी चाहिए, लगभग 5% होनी चाहिए। कितनी, 5% होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, कैसे सुनिश्चित करेंगे आप, तो कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित करेंगे। कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु कैसे प्रेरित किया जा सकता है, सब्सिडी और एमएसपी और फसल बीमा दे करके। सब्सिडी दीजिए, एमएसपी दीजिए और फसल बीमा दीजिए। जिस चीज़ के लिए, जिस फसल के लिए आप ये तीनों सबसे ज़्यादा देंगे, कृषक उसी फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करेगा। हमारे पास प्रैक्टिकल व्यवहारिक एग्जाम्पल दालों के रूप में है। 2015 की दालों की समस्या के बाद आज की तारीख में भारत दालों पर आत्मनिर्भर है। ठीक है, कैसे हुआ ये, इन्हीं तीनों की वजह से हुआ। ठीक है, अगला क्या है, भंडारण और वितरण व्यवस्था में क्या करना, विकेंद्रीकरण करना। भंडारण और वितरण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण कैसे 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 होगा, क्या बात की जा रही है यहाँ पर देखो। तो सरकार द्वारा जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उपार्जन किया जाता है, जो मंडियों के, सहकारी मंडियों से अनाज खरीदा जाता है, उसका भंडारण सरकार द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से कुछ सेंटर्स पर ही किया जाता है। जैसे मान लो मध्य प्रदेश से जो भी अन्न खरीदा जाएगा, सिर्फ उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं हम, मान लो बोला है, जैसे मध्य प्रदेश से पूरा अन्न जो खरीदा जाएगा सहकारी मंडियों से, वो सिर्फ एक जगह, मान लेते हैं अभी एक जगह क्या है, वो भोपाल है, सिर्फ वहीं पर लाके क्या किया जाएगा, उसका संग्रहण किया जाएगा, उसका भंडारण किया जाएगा। क्यों, क्योंकि गोदाम केंद्र कहाँ है, सिर्फ यहीं भोपाल में है। ठीक है, अब इससे समस्या क्या जाएगी कि अब आपको जब भी अन्न का वितरण करना होगा, पीडीएस के तहत आपको अन्न का वितरण तो करना ही होगा, वापस से रिलीज करना पड़ेगा इन गोदामों से। ठीक है, मुक्त करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आपको वापस से फिर क्या है, उस अनाज को ढो करके कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्रदेश के अन्य जिलों में लेके जाना पड़ेगा। मतलब जिस अनाज को आप पहले इकट्ठा करके पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से यहाँ लेके आए थे, अब वापस उसको वहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा है, बिना मतलब का खर्चा है। तो इससे क्या किया जाना चाहिए, भंडार गृहों का आप क्या करिए, विकेंद्रीकरण करिए। ठीक है, अगर कहीं कोई अनाज आपके भिंड वगैरह, मुरैना वगैरह में उगाया जा रहा है तो उसका भंडारण भी उसी संभाग में, उसी जिले में कहीं हो जाए। ऐसे ही सभी क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्या है, अनाज को खराब होने से बचाना। अनाज को खराब होने से बचाना कैसे, मतलब 2-3 स्तरों में अनाज खराब होता है। पहला, एक खास करके जो स्तर, इसको एक साथ क्या बोला जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ना, मतलब कटाई के बाद जो नुकसान होता है। कटाई के बाद नुकसान कहाँ से होना चालू हो जाता है, कटाई के बाद नुकसान खेत से ही चालू हो जाता है। ठीक है, पहले ही अनाज वहाँ पे क्या है हो जाता है, पहला बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद किसान के घर में कुछ खराब हो जाएगा। उसके बाद वो क्या है, सहकारी मंडी में देगा। तो सहकारी मंडी में पहले सहकारी जो खुले गोदाम वो होते हैं, गोदामें होती, खुली गोदामें जो होती हैं, वहाँ पे रखे पहले वो सड़ेगा, फिर भंडार गृहों में जाएगा तो वहाँ सड़ेगा। तो कई स्तरों में क्या है, समस्या है। इसमें एक रिपोर्ट आती है किसकी, फाओ की रिपोर्ट के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 24 से 25% अन्न, कुल उत्पादन का 24 से 25% अन्न प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समस्या में सुधार कैसे किया जा सकता है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर के सुधार किया जा सकता है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने चाहिए, कृषि अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए। ठीक है, और अगला क्या है, पीडीएस का सुदृढ़ीकरण करना। खाद्य सुरक्षा अगर आपको सुनिश्चित करना है तो पीडीएस व्यवस्था को और मजबूत करना पड़ेगा। उसमें जो लूप होल्स हैं, उसमें जो लीकेज हैं, उनको समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, और वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह क्या होता है, हम आगे चल के चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे की जानी चाहिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये आज का आपका लेक्चर था, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा, उसके आयाम, उसकी आवश्यकता क्या है और उसको हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझा।
ठीक है, आज का लेक्चर आपका समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आपके लिए जो कल का प्रश्न रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो बता देते हैं क्या प्रश्न है आपका। ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा जिसको आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। प्रश्न है आपका कि क्या गैर मेरिट सब्सिडी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गैर मेरिट सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, आप अपने विचार यहाँ पर दीजिए। ठीक है, ये क्या था आपका प्रश्न था। इसको आप सॉल्व करके यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपके उत्तर का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लाभ आपको ये प्राप्त होगा कि हम जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल के द्वारा या कोचिंग संस्थान के द्वारा, जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा नया, तो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो तुरंत देख सकते हैं। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।